गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नरेंद्र जोधा आपके साथ हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के भूगोल का। और राजस्थान के भूगोल में हमने 3 पाठ पढ़े थे। पहला हमारा पाठ था हाड़ौती का पठार, दूसरे हमने पाठ का अध्ययन किया था मैदानी प्रदेश, और तीसरा पाठ हमने हमारी पिछली क्लास में समाप्त हुआ था कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं हर पाठ का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो अगला जो चौथा पाठ हमारा जो रहेगा उसका भी हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा पाठ था वो था मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान में है। देखिए, इसके पहले हमने अध्ययन किया था कि भाई कहीं से इसका निर्माण हुआ था, क्या हुआ था, तो उसी प्रक्रिया को एक बार हम वापस दोहराते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई हमने कहा था संपूर्ण जो क्षेत्र था पहले स्थलखंड था, उस स्थलखंड का हमने क्या नाम दिया था, पेंजिया था। इस भाग को इसलिए वापस देख रहे हैं हम क्योंकि इसका संबंध किसी न किसी रूप से हमारे पश्चिमी रेतीले मरुस्थल से है। संपूर्ण स्थलखंड था और उस स्थलखंड को हमने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। पेंजिया की चारों तरफ एक अथाह सागर था, जल का जो भाग था उस जल के भाग को हमने नाम दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया, पैंथालासा। हम कह सकते हैं महासागर। फिर हमने कहा कि इस पेंजिया का क्या होता है, विभंजन होता है। पेंजिया के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है आपके अंगारा लैंड और दूसरा भाग होता है गोंडवाना लैंड, और बीच में एक सागर का निर्माण होता है। और हमने कहा था वो सागर कौन सा था, 33 सागर था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा हमारा राजस्थान से भी संबंध है क्या, हमने कहा हाँ भाई है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का सीधा संबंध था किससे, गोंडवाना लैंड से। अगला हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है आपका, उस प्रदेश का सीधा संबंध किससे है, 33 सागर से। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका संबंध किससे है, 33 सागर से है। इसके बारे में हम बताएंगे। कहने का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि जो भी जितने भी आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं, प्राकृतिक गैस है या कोयला है, ये सब समुद्र के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। देख लीजिए, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर भारत के मैप में अगर हम देखें तो हम कहेंगे आपकी गुजरात है, गुजरात के अपतटीय क्षेत्रों में, मुंबई है, महाराष्ट्र है, इसके अपतटीय क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जो क्षेत्र है अधिक भंडारण में इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, समुद्र के तटीय भागों में, समुद्र के अपतटीय क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो भी कोयला, अनेक जो भंडार उसकी हम बात करें तो राजस्थान में भी पाए जाते हैं भाई हमारे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले एक सागर था और उस सागर का क्या नाम था, 33 सागर। हमें तो ये देखना था कि भाई हमारा संबंध किससे है, पश्चिमी रेतीले मरुस्थल से हैं। तो पश्चिमी जो रेतीला जो मरुस्थल है वो किसका भाग है, तो हम कहेंगे 33 सागर का। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम सभी क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे थे और ये जो भाग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, ये पढ़ रहे हैं हम। चौथा जो पार्ट है अपना, इसके पहले हमने अरावली पर्वतमाला का हमने संपूर्ण रूप से अध्ययन किया था। हमने कहा अरावली पर्वतीय प्रदेशों को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सा पार्ट है अपना, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अगर पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की बात करें तो हमने सभी मरुस्थलों में चर्चा की है किसी न किसी संबंध में। किसके बारे में, उत्पत्ति के संबंध में। किसके संबंध में चर्चा की हमने, उत्पत्ति, कि भाई जो आपके पश्चिमी जो रेतीला मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति किस काल में होती है, तो हम कहेंगे इसकी उत्पत्ति होती है चतुर्थ महाकल्प में। किसमें होती है, चतुर्थक महाकल्प में होती है। तो हमने कहा कि हाँ भाई अपनी जो पश्चिमी रेतीला जो मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति कब होती है, चतुर्थक
महाकल्प में, और इसमें एक काल आता है कौन सा, नूतन महाकल्प। कौन सा आता है, नूतन महाकल्प। इन चतुर्थ महाकल्प की बात करें तो चतुर्थ महाकल्प में एक काल आता है, उसका नाम क्या है, नूतन महाकल्प। और नूतन महाकल्प के बाद में इसमें एक एरा आता है, नियोजोइक एरा। एक समय है, समय सारणी है, नियोजोइक एरा एक समय सारणी के पश्चात इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो फिर कौन सा काल आता है आपके, नियोजोइक एरा आता है। और फिर उसकी बात करें इसकी उत्पत्ति होती है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो हम कहते हैं पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। और प्लीस्टोसीन काल में किसके द्वारा मानी जाती है, टेथिस सागर के द्वारा। किस सागर के द्वारा, टेथिस सागर। इसका मतलब है कि इसके पहले, यानी किसके पहले, चतुर्थ महाकल्प के पहले क्या था, टेथिस सागर था। हम कहेंगे तो हम कहेंगे तृतीय महाकल्प में। किस महाकल्प में, तृतीय महाकल्प में, टर्सरी काल में। किस काल में, टर्सरी काल में कौन सा सागर था, टेथिस सागर था। कहाँ पर, पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पर हमारा अभी मरुस्थलीय भाग है, उस स्थान पर तृतीय महाकल्प में, टर्सरी काल में यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर था। और इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है, अपने पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की तृतीय कल्प के बाद में कौन सा महाकल्प आएगा, चतुर्थ महाकल्प आएगा। और चतुर्थ महाकल्प में कौन सा महाकल्प आएगा, नूतन महाकल्प। और नूतन महाकल्प में कौन सा एरा आएगा, नियोजोइक एरा। और नियोजोइक एरा में एक काल आता है, कौन सा काल आता है, प्लीस्टोसीन काल आता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पश्चिमी जो रेतीला जो मरुस्थल है, उस हमारे सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है, तो हम कहेंगे प्लीस्टोसीन काल में मानी जाती है। या हम कह सकते हैं चतुर्थ महाकल्प के कौन से काल में, प्लीस्टोसीन महाकाल में किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस काल में किसकी उत्पत्ति होती है, मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। तो किस काल में होती है, तो हम कहेंगे प्लीस्टोसीन काल में किसकी उत्पत्ति होती है, मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। आगे हम बढ़ते हैं कि हम कहेंगे भाई जो राज्य का जो भूभाग है, उस भूभाग पर कितने, अगर फिर हम विस्तार की बात करें तो, और विस्तार में हम कहेंगे कि भाई इसका विस्तार तो है, तो हाँ भाई है, विस्तार फैला हुआ है राज्य में। तो हम कहेंगे भाई राज्य में ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो हम कहेंगे कि भाई राज्य में ये 61% क्षेत्र पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। यानी राज्य की बात करें, राज्य का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात कर रहे हैं। और राजस्थान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है दोस्तों, तो हम कहेंगे 61% भाग पर क्या फैला हुआ है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। फिर हम कहेंगे भाई अगर क्षेत्र पर फैला हुआ है तो यहाँ पर जनसंख्या भी होगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या भी पाई जाती है, तो हम कहेंगे इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी निवास करती है। और जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर थार के मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर जनसंख्या है तो इसका मतलब कुछ क्षेत्र भूभाग होगा, और भूभाग है तो इसका मतलब राजस्थान के क्या होंगे, जिले होंगे। और जिले कितने हैं, 12 जिले हैं। कितने जिले हैं, 12 जिले। तो हम कहेंगे कि भाई थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, तो 12 जिले स्थित हैं। अभी हम 12 जिलों के मैप बना करके उसके बारे में देखेंगे हम। अगला है, अगर आपसे ये पूछा जाए थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है, आजकल क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कहेंगे थार के मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 640 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन बन सकता है थार के मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है, तो हम कहेंगे दोस्तों थार के मरुस्थल की चौड़ाई है 300 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये थार के मरुस्थल क्या है, विस्तार है। यानी कि क्षेत्रफल कितना है, 61% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है,
40% है। और राजस्थान के इसमें कितने ज़िले शामिल होते हैं, तो हम कहते हैं दोस्तों 12 ज़िले। लंबाई कितनी है थार के मरुस्थल की, 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी मानी गई है, तो हम कहेंगे कितनी मानी गई है, 300 किलोमीटर मानी गई है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर हम कहेंगे थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल की बात करें, और क्षेत्रफल के साथ साथ में हम कहेंगे कि भाई ये तो किसका क्षेत्रफल था, राजस्थान का था। अगर इसके संदर्भ में अगर हमें भारत से पूछ लिया जाए कि भाई भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, क्या, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, तो हम कहेंगे 2,09,042 किलोमीटर। तो अगर ये इसके संदर्भ में पूछ लिया जाए, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, कि भाई भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो हम कहेंगे भारत के 2,09,042 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना फैला हुआ है कौन सा, थार का मरुस्थल। अगर अपने से ये पूछा जाए कि राजस्थान में कितने वर्ग मील फैला हुआ है, अगर राजस्थान का पूछ लिया जाए अपने को, तो हम कहेंगे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि भी राजस्थान में ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो हम कहेंगे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन सा, थार का मरुस्थल, या हम कह सकते हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आगे हम कहेंगे कि भाई राजस्थान का हो गया, फिर हम कहेंगे राजस्थान के कितने जिलों में हैं, तो हमने कहा 12 जिलों में हैं। तो एक बार हम दोस्तों एक बार जिले देख लेते हैं कि 12 जिले कौन कौन से हैं। हम मैप बनाते हैं, और मैप बनाने के बाद आप भी सभी अपना जो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, और जब भी हमारा जो वर्क रहता है उसको आप साथ साथ में करिए। ये है अपना मैप बनाते हैं, राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये राजस्थान का मैप। सबसे पहले मैंने पढ़ा था हाड़ौती का पठार, सभी को पता है हाड़ौती का पठार। फिर उसके पश्चात मैंने पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा मैदानी प्रदेश था, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और उसके पश्चात मैंने पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। और आज हम ये पहला पार्ट हमने पढ़ा था, ये दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था, और तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था। और ये अपना कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट में पढ़ रहे हैं। और चौथा पार्ट कौन सा है अपना, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। और पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की बात करें तो हमने पहले कहा था कि भाई पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कितने जिले पाए जाते हैं, तो हमने कहा पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में 13 जिलों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। तो देखिए हम देखते हैं, पहला जिला है श्री गंगानगर, दूसरा जिला है अपने कौन सा है, हनुमानगढ़। तीसरा अपने जिला है बीकानेर। चौथा अपने जिला है चूरू। क्योंकि हमें जिलों के बारे में पता होना चाहिए। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, अपने यहाँ पर जिला है जोधपुर, नागौर, पाली, झुंझुनू, सीकर। कितने जिले हो गए हम देख लेते हैं। और ये 12 जिले हो गए। तो हम कहेंगे 12 जिले हैं। हमने कहा कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है, और पश्चिमी राजस्थान में हमने कहा था कि 12 जिलों का विस्तार है पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में। तो हम कहेंगे जिले कौन से हैं, तो हम कहेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू,
जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इस प्रकार से दोस्तों हम कहेंगे कि भाई पश्चिमी जो रेगिस्तान है अपना, मरुस्थलीय जो प्रदेश है, उस मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिलों का विस्तार पाया जाता है? 12 जिलों का विस्तार पाया जाता है। आगे ये 2 जिले हमें याद होने ही चाहिए, क्योंकि कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में निम्नलिखित में से जिला है या जिला नहीं है, तो हमें इन जिलों के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगले जो पार्ट हमारा है, तो हमने कहा सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति क्या है, तो हमने कहा उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में होती है। फिर आगे हम बढ़े, इसका विस्तार पाया जाता है उत्तर से दक्षिण में, तो हम ये भी कहेंगे कि इसका जो विस्तार है उत्तर पूर्व, विस्तार क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हम कहेंगे जो आपके मरुस्थलीय जो प्रदेश है, उस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार किधर है? तो हम कहेंगे ये है आपके उत्तर, ये है आपके दक्षिण, ये है आपके पूर्व और ये है आपके पश्चिम। तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर किसका विस्तार पाया जाता है? पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई इस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की होगी। भाई कई बार अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जलवायु से संदर्भ में, तो हम कहेंगे इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो क्या रहती है? शुष्क जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? शुष्क जलवायु। अब शुष्क जलवायु रहने का मतलब क्या है? तो हमने कहा भाई रेतीला मरुस्थल है, रेतीले मरुस्थल में हम कहेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार की दशाएं पाई जाती है कि इन क्षेत्रों में क्या नहीं होती है? वर्षा बहुत ही कम होती है, और वर्षा बहुत ही कम होने के कारण इस जलवायु प्रदेश को हम किस रूप में जानते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वर्षा क्या होती है? कम। वर्षा का कारण हमने कहा था अरावली पर्वतीय प्रदेश जल विभाजक रेखा थी, हमने कहा था पिछली क्लास में। तो जल विभाजक रेखा है, इसका मतलब है कि अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के ये किस भाग में है? मरुस्थलीय प्रदेश, तो हम कहेंगे पश्चिमी भाग में है। और हमने ये कहा था अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को बांटता है। इसका मतलब है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का ये जो भाग है यहाँ तक 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसके पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से क्या वर्षा होती है? कम होती है। तो इसका मतलब है कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर दशाएं कुछ इस प्रकार की पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम किस रूप में जानते हैं? शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगला पार्ट हमारा भाई हम कहेंगे भाई जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क जलवायु है। फिर हम कहेंगे शुष्क जलवायु के साथ साथ में मिट्टी किस प्रकार की होगी? तो हमने कहा वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती है तो इसका मतलब मिट्टी भी किस प्रकार की होगी? तो हम कहेंगे यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है बलुई मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो हम कहेंगे यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो हम कहेंगे मिट्टी पाई जाती है बलुई मिट्टी। या इस बलुई मिट्टी का ही अगर आजकल क्या होता है कि वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है अपने को, तो हम कहेंगे बलुई मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो हम कहेंगे एंटीसोल। क्या नाम है दोस्तों वैज्ञानिक नाम? तो हम कहेंगे इस मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटीसोल। आजकल क्वेश्चन ट्रेड में रहता है कि भाई हमें सबको पता रहता है मरुस्थलीय क्षेत्र है, वर्षा बहुत कम होती है, इसका मतलब है यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? बलुई मृदा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम कहेंगे एंटीसोल है। क्या नाम है दोस्तों? तो हम कहेंगे एंटीसोल। फिर अगर हम चर्चा करें ये मृदा होगी, फिर हम बात करें कि भाई इस क्षेत्र का सामान्य ढाल क्या है? सामान्य ढाल की बात करें, हमने कहा कि कोई भी जो क्षेत्र होता है उसका क्या होता है? ढाल होता है। और ढाल इसका मतलब यहाँ पर मैं पूछा है कि कौन से क्षेत्र का? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल पूछा है हमें। और सामान्य ढाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो हम कहेंगे इस क्षेत्र का सामान्य ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हमने पहले पढ़ा था क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हम कह सकते हैं इस क्षेत्र का ढाल क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या पाया जाता है? सामान्य ढाल पाया जाता है। तो हमने पहले पढ़ा जिले, जिले कौन कौन से थे? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। हमें ये पता है कि
नागौर जिला है वो मध्य में है, हमें पता है। फिर हमने कहा कि इस प्रकार से जलवायु क्या है, शुष्क है। मृदा क्या है, मिट्टी जो है आपके बलुई है या एंटीसोल है। सामान्य ढाल क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। कई बार सीधा जिले पूछे जाते हैं कि जो आपकी जो राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितने जिले पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कितने जिले हैं, 12 जिले हैं। मरुस्थलीय जो विस्तार है राजस्थान का वो कितने जिलों में है, 12 जिलों में क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्षेत्रों में हमने कहा कि भाई जलवायु किस प्रकार की थी, शुष्क जलवायु थी हमने कहा। फिर हमने कहा भाई इस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। फिर हमने कहा मिट्टी कैसी थी, तो हमने कहा बलुई मिट्टी थी। लेकिन अब हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार की है, क्योंकि हमने कहा कि जलवायु कैसी थी, हमने कहा था शुष्क जलवायु है, ये कहा था। फिर हमने पूछा कि भाई मिट्टी कैसी है, तो हमने कहा था कि मृदा किस प्रकार की है, बलुई प्रकार की है। भाई वर्षा कम हो रही है, मिट्टी भी अच्छी खासी नहीं है, इसका मतलब यहाँ वनस्पति पाई जाएगी वो है मरुद्भिद है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो किस प्रकार की होगी, मरुद्भिद होगी। या हम कह सकते हैं कि भाई कांटेदार झाड़ियाँ, जो पेड़ पौधे होते हैं, या हम कह सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट, जो क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट के रूप में भी उन्हें जानते हैं। तो हम कहेंगे इन क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, कंटीले पौधे पाए जाते हैं। और वनस्पति का सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई मरुस्थार के मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो हम कहेंगे मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर जो वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, कांटेदार, और इसे हम कहते हैं जीरोफाइट के रूप में भी जाना जाता है। फिर हम कहेंगे इस क्षेत्रों में जलवायु शुष्क थी, मृदा बलुई थी, तो इसका मतलब है कुछ फसलें भी होती होगी इन क्षेत्रों में। तो हम कहेंगे इन क्षेत्रों में मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो ऐसी फसल ही होगी जो वर्षा होती है, और वर्षा हमें पता ही है वर्षा ऋतु में ही होती है, और वो भी क्या होती है, कम होती है। तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो हम कहेंगे हाँ भाई है, कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे बाजरा, मोठ। अधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, बाजरे का है, मोठ है, या हम कहेंगे गंवार है। इस प्रकार की फसलों का वर्षा कम होने के कारण या वर्षा ऋतु में एक ही फसल का उत्पादन होता है अपने यहाँ, कौन कौन सी है, बाजरा, मोठ और गंवार। फिर हम कहेंगे क्या इन क्षेत्रों में कोई नदी भी है क्या, तो हम कहेंगे भाई नदी है, और नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे लूनी नदी है जो अजमेर में नागपाड़ से निकलती है। फिर हम कहेंगे कि यहाँ कोई नहर भी है क्या, हाँ भाई एक नहर है। नहर कौन सी है आपकी, इंदिरा गांधी नहर। इसकी बात करें, हाँ भाई यहाँ नहर पाई जाती है। नहर भाई अब नहर आने के बाद तो इस क्षेत्र की कायाकल्प बदल गई है। जैसे कि आपकी गंगानगर है, या हनुमानगढ़ है, या बीकानेर है, उन जिलों में अब काफ़ी कृषि क्षेत्रों में क्या हुआ है, विकास हुआ है। किसके कारण, इंदिरा गांधी नहर के कारण। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें भाई, हमने कहा भाई जलवायु कैसी थी, शुष्क थी, मृदा कैसी थी, बलुई मृदा थी। फिर हमने कहा कि भाई इन क्षेत्रों में वनस्पति मरुद्भिद पाई जाती है। फसलें हमने कहा बाजरा, मोठ और गंवार का उत्पादन होता है। नदी थी कौन सी, लूनी नदी, अंतःप्रवाही नदी है कुछ, यानी जब ये अजमेर से बहने के बाद में बाड़मेर बालोतर तक जाती है तब तक इसका जल मीठा रहता है, और उसके बाद में इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। नहर कौन सी है, तो हमने कहा नहर कौन सी है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से अपनी इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और आपके समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हम जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं बहुत धीमी गति से कर रहे हैं, और लगभग हमने अधिकांश जो कार्य है मैपिंग पे भी किया है, तो समझ में आना चाहिए सभी को। और सभी को अपने साथ में पेन और कॉफ़ी साथ में लेके बैठना चाहिए जब भी हमारी क्लास रहती है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें। फिर हम कहेंगे इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। फिर हमने कहा मुख्य नदी कौन सी है, तो मैंने कहा मुख्य नदी कौन सी है, लूनी नदी है। नहर कौन सी थी, तो हमने कहा इंदिरा गांधी नहर है। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से हम कहेंगे थार का जो मरुस्थल है उसकी भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, विशेषताएं पाई जाती हैं। और विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम कहेंगे जो आपका थार का मरुस्थल है उसका संबंध ग्रेट
क्या है भाई, जो थार का मरुस्थल है आपका, उसका संबंध हमसे है और हमारा संबंध लगभग थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। वो थार के मरुस्थल के विस्तार में हमने कहा ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है, अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। अब ये क्या है भाई, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका इसका भाग है। इसका संबंध क्या हुआ कि भाई इसका संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो है हमसे, और संबंध की बात करें हम तो हम कहेंगे कि हाँ भाई है संबंध, हमारा संबंध है। तो अगर हम देखिए इसमें क्या कहा है अफ्रीका, इसका मतलब है कि हमारे जो थार का मरुस्थल है इसका संबंध कहीं न कहीं किससे है, अफ्रीका महाद्वीप से है। और उसके पहले हमें जाना पड़ेगा कि भाई हम किस देश में हैं, भारत देश में हैं। और भारत देश की बात करें तो देखिए ये भारत है अपना, ये भारत की बात करें हम तो इस प्रकार से ये भारत का मैप बनता है अपने, और हम कहाँ हैं, भारत में हैं, ये कहा था हमने। इसके पश्चात हमारे साथ में एक देश है, उसकी सीमा लगती है, और देश कौन सा था अपने, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। और यहाँ से ये जो भाग है हमारा, यहाँ से ये हमारा जो भाग है, इस भाग का ये जो भाग है अपना, ये भाग है, ये मरुस्थलीय भाग। अब हम कहेंगे कि भाई हमारे जो थार का मरुस्थल है वो तो भारत, ये भारत है अपना, और भारत में यहाँ पर क्या है आपकी राजस्थान, राजस्थान में क्या है, थार का मरुस्थल है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि भाई ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। इसका मतलब इसका संबंध किसी सीधे रूप से किससे है, अफ्रीका महाद्वीप से है। और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप से हमारा क्या है, संबंध पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ भी मरुस्थलीय क्षेत्र ही है, और यहाँ पर मरुस्थल कौन सा है आपका, सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। और दोस्तों आपको पता ही है सभी महाद्वीपों के अगर हम पश्चिमी भागों में जाते हैं, सभी महाद्वीपों के अगर हम पश्चिमी भागों में जाते हैं तो पश्चिमी भागों में मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है, मरुस्थलीय भाग। देखिए हम देखते हैं कि भाई भारत की बात की हमने, भारत के पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मरुस्थल है चोलिस्तान का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, चोलिस्तान का मरुस्थल है। तो चोलिस्तान का मरुस्थल कहाँ पर है आपके, तो हमने कहा चोलिस्तान का मरुस्थल कहाँ है, पाकिस्तान में है। फिर हम किधर जा रहे हैं, ये जो भाग है अपना वो है पश्चिमी एशिया। कौन सा भाग है, पश्चिमी एशिया। और पश्चिमी एशिया के अधिकतर जो देश है अपने, अधिकतर जो देश हैं अपने वो मरुस्थलीय क्षेत्र ही हैं। इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, जो भी है आपके सब किस में आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं। इसका मतलब भाई ये जो भाग है, ये पूरा बेल्ट यहाँ तक का, ये पूरा बेल्ट इससे किससे संबंधित है, मरुस्थल से संबंधित है। ये पूरा बेल्ट, ये मरुस्थल, ये पूरा भाग, इसका मतलब है इसलिए कहा गया कि भाई ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। कौन सा, भारतीय जो मरुस्थल का भाग है। इसका मतलब है भारत में थार का मरुस्थल है, पाकिस्तान में चोलिस्तान का मरुस्थल है, और पश्चिमी एशिया यानी हम किस में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी जितने भी देश हैं वो सब किस में हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। और इसी हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। इसका मतलब इन सब का संबंध, सभी मरुस्थलों का संबंध किसी न किसी रूप में क्या है, जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये कहा गया कि भाई ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का ये क्या पाया जाता है, भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है अपना, इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में लगातार हम आगे बढ़ रहे थे और वर्णन भी कर रहे थे हम। अब कुछ प्रकार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो ये था अपना एक बेसिक चीज़ था कि भाई किस प्रकार से थार का मरुस्थल है राजस्थान में कितने जिलों में है, उत्पत्ति कैसे हुई, जनसंख्या क्या थी, किस प्रकार से उत्पत्ति क्षेत्र में भूमिका निभाई, जलवायु कैसी थी, ये हमने इनका क्या किया, अध्ययन किया। अब कुछ विशेषताएं भी आती है दोस्तों। इसका मतलब कि भाई थार का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में क्या पाई जाती है, कुछ विशेषताएं पाई जाती है। भाई अगर किसी क्षेत्र की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है। अगर विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो हम कहेंगे जो थार का मरुस्थल है इसका विश्व के संदर्भ में अगर विशेषता की बात करें
किसके संदर्भ में बात करें? विश्व के संदर्भ में अगर हम कहें तो हम कहेंगे विश्व के संदर्भ में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो हम कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। भाई किसकी विशेषता है? मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। और हम यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश की पहले किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? विश्व के संदर्भ में। हम कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? सॉरी 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। फिर हम कहें और क्या विशेषताएं हैं? तो हम कहेंगे उपोष्णता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उपोष्णता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उपोष्णता की दृष्टि से अगर हम बात करें राजस्थान का, तो हम कहेंगे विश्व में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। उपोष्णता का मतलब यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। उस स्थान से कौन सा स्थान है? 9वां है। फिर अगर हम बात करें जनसंख्या की बात करें, जैसे भाई मरुस्थलीय क्षेत्र है लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, या हम कहें जैव विविधता, किसकी बात करें? जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम बात करें किसके बारे में? मरुस्थलीय प्रदेश में क्या पाई जाती है? जैव विविधता की दृष्टि से बात करें तो जो आपके थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल का जनसंख्या की दृष्टि से बात करें सभी मरुस्थलों में, जैव विविधता की दृष्टि से बात करें सभी मरुस्थलों में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। तो हम कह सकते हैं विशेषताओं के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। विश्व के संदर्भ में पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, राजस्थान का कौन सा स्थान है विश्व में? 17वां स्थान है। फिर हमने कहा दूसरा उपोष्णता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। फिर हमने कहा तीसरा जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये किसके संदर्भ में था? विश्व के संदर्भ में। फिर हम पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में। ये था विश्व के संदर्भ में। अब हम पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है? तो दोस्तों हम कहेंगे कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि भारत है, ये भारत हमने पढ़ा था पहले, ये भारत का मैप बनाते हैं। और इस भारत के मैप की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो हम कहेंगे ये भारत है। और भारत में हम कहेंगे इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है? तो हम कहेंगे थार का जो मरुस्थल है वो भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। निम्न वायुदाब का क्या है? क्षेत्र है। कौन? थार का मरुस्थल क्या है? निम्न वायुदाब का। इसका मतलब है निम्न वायुदाब का मतलब क्या हुआ? हम कहेंगे यहां से कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। यहां से कौन सी रेखा है? अपने कर्क रेखा, सबको पता है। भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से गुजरती है। फिर हम कहें कि भाई थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है वो क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और निम्न वायुदाब के क्षेत्र केंद्र की बात करें तो हम कहेंगे सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है इन क्षेत्रों में। और यहाँ पर क्या बनता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र। और जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तभी हमारे यहाँ पर क्या आता है? मानसून आता है। क्या आता है? मानसून आता है। क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र जब तक नहीं होता, हमें पता है पवनें उच्च दाब से कहाँ चलती है? निम्न दाब की ओर चलती है। क्योंकि जब तक निम्न दाब नहीं बनेगा तब तक पवनें, हम कहते हैं इस यहाँ से पवनें चलती है। और पवनें कौन सी चलती है? व्यापारिक पवनें चलती है। कौन सी पवनें चलती है? व्यापारिक पवनें, जो 0 डिग्री रेखा को पार करते ही किधर मुड़ जाती है? दाईं तरफ मुड़ जाती है। ये है किसके अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। तो हमारी जो मानसून आता है वो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है। इसका मतलब है पवनें उच्च दाब से कहाँ चलती है? निम्न दाब की ओर चलती है। और जब ये पवनें चलती है तब ये किसको आकर्षित करती है? मानसून को आकर्षित करती है। यानी जब तक निम्न वायुदाब का क्षेत्र नहीं बनेगा अपने, तब तक यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। तो ये भी एक पहली विशेषता है कि भाई निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने के कारण ही हमारे इन क्षेत्रों में क्या होती है? वर्षा होती है।
नेक्स्ट है, हम कहेंगे तभी ऋतु चक्र परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, अनेक प्रकार की क्या आती है, ऋतुएं आती है। तो ये भारत के संदर्भ में क्या है, मरुस्थल के संदर्भ विस्तार। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में क्या हो सकता है, किसकी बात करें हम, राजस्थान की बात करें। और राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि जो थार का मरुस्थल है, तो मैंने कहा था किसका भाग था, तैतीस सागर का था। इसका मतलब है 33 सागर था, तो इसका कहीं किसी न किसी रूप में क्या हुआ होगा, जमाव हुआ होगा। क्या हुआ होगा, जमाव। इसका मतलब है यहाँ पर परतदार या हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, अवसादी या हम कह सकते हैं परतदार, क्योंकि सागर था पहले तो, सागर के बाद में इसका मतलब जमाव तो हुआ ही है, और जमाव अगर हुआ है तो हम कहेंगे अवसाद के रूप में अवसादी चट्टानें पाई जाती है, या हम कह सकते हैं परतदार रूप में यहाँ पर क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। तो हमें सबको पता है परतदार रूप में चट्टानें पाई जाती है। इस कारण से इन क्षेत्रों में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में हम कह सकते हैं अपने को मिलता है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और ये उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर कोई न कोई सागर हो, या इसमें अवसाद के बाद में जमा हुआ हो, परतदार चट्टानें हो, जमाव पाया गया हो, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो इस प्रकार के ये जो विशेषता है वो किसकी है, थार के मरुस्थल की। किसके संदर्भ में है, राजस्थान के संदर्भ में है। फिर हम कहेंगे राजस्थान में थार के मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हमने कहा था मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा पाई जाती है। और इस बलुई मृदा का हमने वैज्ञानिक नाम क्या दिया था, एंटीसोल। की विशेषता की बात कर रहा है, और मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता के आधार में हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है। फिर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर अधिक मात्रा में अपर्दन होता है, और अपर्दन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में अपर्दन क्या होता है, वायु के द्वारा। अब वायु के द्वारा अपर्दन क्यों होता है, तो हमें पता था कि भाई इन क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण इन क्षेत्रों में वनस्पति क्या पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। और जब अगर वनस्पति कम पाई जा रही है अपने इन क्षेत्रों में, भाई वर्षा हुई नहीं, वनस्पति कम है, इसका मतलब इस संपूर्ण भूभाग पर पेड़ पौधों की क्या होगी, कमी होगी। और जब इन क्षेत्रों में पवन चलेगी तो पवन चलने के कारण इस क्षेत्रों में इस मृदा का क्या होगा, कटाव होगा। तो उस मृदा के कटाव को ही हम कहते हैं अपर्दन की क्रिया का होना, और ये किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। तो सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में राजस्थान में वायु के द्वारा मृदा का क्या होता है, अपर्दन होता है। इसके हम आगे विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से रूप से पढ़ेंगे। फिर हमने कहा था इस क्षेत्र में मुख्य रूप से एक नदी पाई जाती है, और नदी का हमने क्या नाम बताया था, लूनी नदी बताया था। तो इस प्रकार से दोस्तों भाई थार का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की हमने क्या पढ़ी, विशेषताएं। फिर हमने कहा इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है, तो हमने कहा था मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। या हम कह सकते हैं इस क्षेत्र का कहीं न कहीं संबंध होगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई है, भी थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, क्योंकि अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो कृषि कार्य भी कम होता है, और अगर कृषि कार्य कम होता है तो जनसंख्या भी कम निवास करती है। लेकिन विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है अपने। लेकिन हम कहेंगे हमारी राजस्थान की दृष्टि से हम पढ़ें कि राजस्थान की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या तो हम कहेंगे मरुस्थलीय प्रदेशों में है। तो कौन कौन से जिले हैं, तो हम कहेंगे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, निवास करते हैं। बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो बाड़मेर में 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, निवास करते हैं। और चूरू की बात करें तो हम कहेंगे 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से
हमने क्या किया, पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का अध्ययन किया। ये तो अभी हमारा प्रारंभिक रूप था इसका, ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। इसके बाद में अगला जो भी भाग आएंगे उनका हम विस्तार रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि थार के मरुस्थल में कुछ शब्दावलियाँ पाई जाती है, फिर हम थार के मरुस्थल को भागों में बांटेंगे और भागों में बांटने के पश्चात उनका हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से जो थार का मरुस्थल है आपका दोस्तों, इसके वर्णन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और विशेषताओं के बारे में आगे बढ़ते बढ़ते हम शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे और शब्दावलियों के बाद में हम इस थार के मरुस्थल का क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगर वर्गीकरण की दोस्तों अगर हम बात करें, इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थार के मरुस्थल की शब्दावलियाँ, और शब्दावलियों के बाद में हम कहेंगे थार के मरुस्थल का क्या है, वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। क्योंकि विस्तार रूप से हम अध्ययन करेंगे किसमें, वर्गीकरण में। और वर्गीकरण में हम इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। दो भागों का मतलब है कि थार के मरुस्थल को हम, एक भाग है अपना शुष्क रेतीला मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको दो भाग, शुष्क मरुस्थली जो आपका प्रदेश है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो ये जो भाग है वो हम कहेंगे, ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश से हम पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे उच्चावच के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ेंगे दोस्तों, हम उच्चावच के आधार पे। इसी प्रकार से दूसरा जो अपना पार्ट है कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला है अपना घग्गर का मैदान, दूसरा है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश, और चौथा हम पढ़ेंगे गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश। इसका मतलब है कि हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस मरुस्थलीय प्रदेश का दोस्तों हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और वो इस प्रकार से वर्गीकरण को बांटते हैं शुष्क रेतीले मरुस्थल में और अर्ध शुष्क रेतीले मरुस्थल में। इस प्रकार से हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम इनका क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारे जो जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्सों की यही है कि देखो वर्तमान समय में कोरोना बहुत तीव्र गति से फैल रहा है दोस्तों, इसलिए हमें पता है कि अभी क्लास नहीं लगेगी अपनी, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके अपनी जो क्लासें कंटिन्यू हम डाल रहे हैं इनका विस्तार रूप से आप क्या करें, अध्ययन करें। और जितने भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले भी हैं, चाहे आप पटवार की दें, चाहे आप वनपाल या वन रक्षक, या हम कह सकते हैं रीट जो एग्ज़ाम है आपके उसके लिए हैं, या हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड में जो आता है आपके राजस्थान का जो पार्ट उसके लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेगा, या हम कह सकते हैं जो आपकी कॉलेज व्याख्याता जो भर्ती आ रखी है वर्तमान समय में, इसमें भी कहीं ना कहीं किस रूप से राजस्थान का जो पार्ट आता है राजस्थान के भूगोल का, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लिए। या हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं जितने भी, उन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए अपने एक अलग से एक सब्जेक्ट रहता है राजस्थान का भूगोल। तो इसलिए जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनसे भी है कि आप भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और इस राजस्थान के भूगोल को मेरे साथ में आप आराम से पढ़िए। देखिए दोस्तों, ये क्लास लेने के बाद कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी क्लास किस प्रकार से लगी, क्या रहा, किस प्रकार से रहा। धन्यवाद।